कभी दुनिया का नक्शा ध्यान से देखा है? क्या कभी ये सोचा है कि ये सारे महाद्वीप, ये सारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे अजीब से क्यों दिखते हैं? ऐसा नहीं लगता जैसे ये किसी बहुत बड़ी पहेली के टूटे हुए टुकड़े हों जिन्हें बस यूं ही बिखेर दिया गया हो? अच्छा, आज हम इसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये महाद्वीप हमेशा से वहीं थे जहां वो आज हमें दिखते हैं, या फिर इनकी जगह कभी कुछ और थी? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी महाद्वीपों की पहेली से, फिर हम वैगनर के शुरुआती सुराग देखेंगे, पेंजिया नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, और फिर समुद्र की गहराइयों में उतरकर प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस चीज पर गौर करते हैं जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली लेकिन बहुत गहरी बात। अगर आप साउथ अमेरिका के पूर्वी किनारे और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे को देखें ना, तो ऐसा लगेगा जैसे ये किसी जिगसॉ पजल के दो परफेक्ट टुकड़े हैं जो एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। इसे ही महाद्वीपों में साम्यता कहा गया। और यही है हमारी कहानी का पहला, सबसे जरूरी सुराग। और अब इस सीन में एंट्री होती है इस कहानी के पहले जासूस की, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सिर्फ नक्शों को नहीं देखा, बल्कि दुनिया भर में घूम घूम कर सबूत इकट्ठा किए। वेगनर का पहला सबूत, चट्टानें। सोच कर देखिए, ब्राजील के तट पर चट्टानों की एक ऐसी पट्टी है जो पूरे 200 करोड़ साल पुरानी है, और बिल्कुल वैसी ही उतनी ही पुरानी चट्टानों की पट्टी पश्चिम अफ्रीका के तट पर भी मिलती है। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अगला सुराग था टिलाइट। ये वो पत्थर हैं जो ग्लेशियरों के पिघलने के बाद बचे हुए मलबे से बनते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग-अलग महाद्वीपों पर पाए गए हैं। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये सारे जमीनी हिस्से कभी एक ठंगी जगह पर एक साथ जुड़े हुए थे। और ये वाला सबूत तो जैसे केस ही सॉल्व कर देता है। देखिए, ब्राजील में सोने की खानें हैं, ठीक है, लेकिन सोने के जो बड़े बड़े जमाव हैं जिन्हें प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं, वो मिलते हैं हजारों किलोमीटर दूर घाना के तट पर। अब ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है जब घाना कभी ब्राजील से सटा हुआ हो और नदियां सोना बहाकर वहां ले गई हों। आखिरी और शायद सबसे जबरदस्त सुराग मिला जीवाश्मों यानी फॉसिल से। कई ऐसे जमीनी जानवरों के फॉसिल्स अलग अलग महाद्वीपों पर मिले हैं जिनके बीच आज बड़े बड़े महासागर हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि इन जानवरों ने तैरकर इतना लंबा समंदर पार किया हो। इसका मतलब तो साफ था, जमीनी आपस में जुड़ी हुई थी। तो इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर वेगनर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसने भूविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। वेगनर ने कहा कि आज से करीब 30 करोड़ साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप एक ही थे, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट, और उन्होंने इसे नाम दिया पैंजिया। ये था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर की थ्योरी बहुत दिलचस्प थी, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा सवाल हवा में लटक रहा था। आखिर एक पूरा का पूरा महाद्वीप अपनी जगह से हिल कैसे सकता है? और बस यहीं पर आके वेगनर की बात उस वक्त के लिए खारिज हो गई। उन्होंने जो वजह बताई, जैसे कि ध्रुवों से लगने वाला बल या ज्वार भाटे का बल, वो इतनी कमजोर थी कि कोई भी वैज्ञानिक ये मानने को तैयार नहीं था कि इनसे महाद्वीप खिसक सकते हैं। और दशकों तक ये पहेली अनसुलझी ही रही। कई दशक बीत गए और फिर नई टेक्नोलॉजी की मदद से हमने उस दुनिया के राज खोलने शुरू किए जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था, समंदर की असीम गहराइयां। और यहीं से इस कहानी के खोए हुए टुकड़े मिलने शुरू हुए। देखिए, वैज्ञानिकों को ये तो पता था कि जमीन पर, मतलब महाद्वीपों पर मिलने वाली सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 3 अरब साल पुरानी हैं। लेकिन जब उन्होंने समंदर के तल की चट्टानों की उम्र पता की तो सबके होश उड़ गए। समंदर के फर्श पर एक भी चट्टान 20 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। मतलब समंदर का तल महाद्वीप से इतना ज्यादा नया क्यों है? समंदर की मैपिंग से और भी कमाल की बातें पता चली। उसका तल सपाट नहीं है, बल्कि वहां पानी के नीचे पहाड़ों की लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। इन जगहों पर लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन कटकों पर चट्टानें सबसे नई थीं, और जैसे जैसे आप इनसे दूर जाते वो पुरानी होती जाती। इन सभी नई जानकारियों ने मिलकर एक बिल्कुल नई और मुकम्मल थ्योरी को जन्म दिया, जिसने आखिरकार महाद्वीपों के खिसकने की पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। 1961 में हैरी हेज ने सागरीय अधस्थल विस्तार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग का आइडिया दिया।
उन्होंने बताया कि इन मध्य महासागरीय कटकों पर ज्वालामुखी से नया लावा निकलकर धरती का नया फर्श बनाता है। ये नया फर्श पुराने फर्श को दोनों तरफ धकेलता है और आखिर में ये पुराना फर्श समुद्र की गहरी खाइयों में जाकर नष्ट हो जाता है। ये वही मशीन थी जिसे वेगनर नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन इस पूरी मशीन को चलाने वाला इंजन कौन है? इसकी ताकत कहां से आती है? वो आती है पृथ्वी के मेंटल से, जहां गर्म लावा की संवहनीय धाराएं लगातार चलती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी पतीले में पानी उबलता है, और यही धाराएं अपने ऊपर मौजूद प्लेटों को खिसकाती हैं। तो ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती प्रक्रिया है जो आज भी इसी वक्त हमारे पैरों के नीचे चल रही है और लगातार हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी बड़ी और कई छोटी प्लेटों में टूटी हुई हैं। ये हैं प्रशांत, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, यूरेशियाई, अफ्रीकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट। हमारे महाद्वीप तो बस इन्हीं प्लेटों पर बैठे हुए मुसाफिर हैं जो बहुत धीरे धीरे हमारे नाखूनों के बढ़ने की रफ्तार से खिसक रहे हैं। और इस लगातार हो रही हलचल का सबसे बड़ा सबूत हमें भूकंप और ज्वालामुखियों से मिलता है। दुनिया के नक्शे पर देखिए तो ये साफ हो जाता है कि ये शक्तिशाली घटनाएं कहीं भी नहीं होती, बल्कि लगभग हमेशा इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर होती हैं। जहां ये प्लेटें टकराती हैं, वहां हिमालय जैसे पहाड़ बनते हैं। जहां ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, वहां विनाशकारी भूकंप आते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्लेटें असली हैं और वो चल रही हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले सवाल ने पृथ्वी के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब यह हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारी पृथ्वी लगातार बदल रही है, तो आज से लाखों साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा?